हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। एसएससी जेईई ने अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2023 के लिए, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव अच्छे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो फॉर्म भरने की डेट है आपके एसएससी जेईई ब्रांच के लिए, एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए, वो 26 जुलाई से स्टार्ट होगी और 16 अगस्त तक चलेगी। तो 26 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं 16 अगस्त तक। और जो सीट्स की संख्या है वो 1095 सीट सिविल ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए 125 सीट्स है और मैकेनिकल के लिए 31 सीट है और ईएनएम के लिए कंबाइंड 73 सीट्स है। ईएनएम का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड सीट्स है। इस पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है इसमें। तो यानी इलेक्ट्रिकल वाले इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ इस पे भी कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले इस पे भी कर सकते हैं, साथ साथ इस पे भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की सीट्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है सिविल के कंपैरिजन में। तो आपको बहुत ज्यादा हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आरआरबी जेईई से उम्मीद लगा करके बैठनी है। लोको पायलट के लिए आपको उम्मीद लगा के बैठनी, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन में सिविल ब्रांच को अलाउ नहीं किया जाता है। तो हर जगह चीजें थोड़ी बहुत बैलेंस हो ही जाती हैं। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन में आप जा सकते हो या आरआरबी जेईई में आप जा सकते हो। टोटल 1324 सीट्स है आपकी इस बार जो नोटिफिकेशन आया है। हाँ, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो रिवर मैनेजमेंट वगैरह का है, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर मैनेजमेंट करके, उसमें अभी सीट्स कितनी है वो अभी कुछ फाइनल नहीं है। वो खाली जगह छोड़ा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो उसमें जितनी भी सीट्स बाद में ऐड होनी होंगी, तो 4, 10, 20, 50 सीट जो भी होगी वो ऐड होगी। बट रफली आपकी ये सीट्स रहने वाली हैं जो आपका नोटिफिकेशन आया है। अब अगर बात करें कि सर इसके पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है या पैटर्न वही है, देखो सिलेबस लगभग वही है, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो पहला आपका पेपर हुआ करता था ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था वो तो वैसा ही होगा जो कंप्यूटराइज था, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव। 2 घंटे में 200 सवाल करने हुआ करते थे, 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, एक सवाल 1 नंबर का। उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। रीजनिंग वही 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जो भी आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल। तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। ये 200 सवाल मिलेंगे, 200 मार्क्स रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। इस पेपर 1 में कोई कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है। अब जो पेपर 2 होगा, पहले पेपर 2 जो हुआ करता था वो कन्वेंशनल हुआ करता था, सब्जेक्टिव, आपको कॉपी पे लिखना हुआ करता था पेन से। अब इस बार से जो नया चेंज किया है एसएससी ने वो कंप्यूटर बेस्ड कर दिया आपके पेपर 2 को। यानी अब इसमें आपको कॉपी पे लिखना नहीं रहेगा, अब एक कंप्यूटर बेस्ड हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया। जो पेपर 2 होगा कंप्लीट टेक्निकल होगा, इसमें सिर्फ टेक्निकल आएगा, कोई नॉन टेक नहीं है। पहले भी नॉन टेक नहीं हुआ करता था। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे, यानी 300 नंबर का पेपर बनेगा आपका पेपर 2। 2 घंटे का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक चीज समझनी चाहिए, जो पेपर 2 है ये कर तो दिया गया ऑब्जेक्टिव, लेकिन पेपर 2 अभी भी टफनेस लेवल में पेपर 1 से टफ रहेगा। पहले आपका कुछ सवाल क्या आता था, आपका सवाल लंबा रहता था, आप पूरा सॉल्व करते थे। अब बस ये रहेगा कि आपको आंसर टिक करना रहेगा सॉल्व करके। आपने सवाल सही सॉल्व किया, गलत सॉल्व किया, उससे मतलब नहीं। अगर आपने आंसर सही टिक कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा, आंसर गलत टिक कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पे 2 घंटे में केवल 100 सवाल है। यहां पे देखो आपको टोटल 2 घंटे में 200 सवाल करने हैं पेपर 1 में, 2 घंटे में 200 सवाल, और फिर भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर 1 में। यहां पे आपको 2 घंटे में सिर्फ 100 सवाल करने हैं। 300 नंबर का पेपर है, नहीं एक सवाल 3 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा पेपर 2 में, और टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है। यानी पेपर 2 में, और कैलकुलेटर भी अलाउड है पेपर 2 में, आपको कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्टीम टेबल, स्लाइड रूल, जो भी आपकी जैसी ब्रांच है उसके हिसाब से, यानी कैलकुलेटर और लॉग टेबल वगैरह आप लेकर के जा सकते हो, अलाउड है। तो अगर अलाउड है इसका मतलब सवाल में कैलकुलेशन रहेगी, सवाल थोड़ा लेंथी रहेगा,
तो आप ये उम्मीद मत रखना कि जैसा ये वाला टेक्निकल रहेगा लेवल, बिल्कुल वैसा ही लेवल ये रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पे जो लेवल आपका रहेगा वो इसके कंपैरिजन में टफ रहने वाला है। तो जैसे पहले आप पढ़ाई किया करते थे वैसे ही पढ़ाई आपको अभी करनी, बस इस बात का ख्याल रखना कि अब जैसे आप किसी सवाल को कन्वेंशनल के सॉल्व करते थे, स्टेप बाय स्टेप आराम से साफ सफाई से करते हुए आते थे, अब उसकी चिंता थोड़ी सी छोड़ देनी है। अब आपको आंसर निकालने पर जोर देना है। हाँ, सवाल चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, आंसर निकालना आपको आना चाहिए। आंसर आप निकाल करके टिक कर दोगे तो आप पेपर 2 को क्वालिफाई कर जाओगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार प्रैक्टिस करनी रहती थी बार बार, वो सब चीजें आपको उतनी ध्यान नहीं देनी है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए आंसर निकालने पर। आंसर आपका आ रहा है तो ठीक है। हाँ, सवालों का टफनेस लेवल जैसा पहले था कमोबेश वैसा भी रहेगा पेपर 2 में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है और टाइम ज्यादा दिया गया है। इसका मतलब सवालों का लेवल ठीक ठाक होगा। यानी पेपर 1 जो है वहां से तो कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा, बाकी जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए, उनकी टेक्निकल नॉलेज को यहां से चेक किया जाएगा। तो पेपर 2 के लिए जैसे आप पहले तैयारी करते थे वैसे ही तैयारी करेंगे, बस पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2। किसकी 1/3? उस सवाल को जितने नंबर दिए गए हैं। जैसे पेपर 2 में एक सवाल को 3 नंबर दिया गया तो इसका 1/3 यानी 1 नंबर कटेगा नेगेटिव मार्किंग पे। पेपर 2 में अगर एक सवाल गलत तो 1 नंबर कटेगा, और यहां पे एक सवाल 1 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? 1/3 यानी 0.33 के आसपास। तो पेपर 1 में एक सवाल 1 नंबर का तो 1/3 उसका, और यहां पेपर 2 में एक सवाल 3 नंबर का है तो 1/3 उसका आपको कटेगा, अगर आपने नेगेटिव कर दिया, गलत आंसर कर दिया तो। लैंग्वेज जो होगी आपकी सवालों की, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। सवालों की भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो आपको जो भी भाषा कंफर्टेबल है उस भाषा में आप सवाल को समझ सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नो कैलकुलेटर इन पेपर 1 बट कैलकुलेटर अलाउड इन पेपर 2। कन्वेंशनल जो था सब्जेक्टिव वो हट गया पेपर 2 से, अब उसकी जगह पे आ गया ऑब्जेक्टिव। सवाल टफ ही रहेंगे बट थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, बस ये है, ये अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स थे, पहले सब्जेक्ट जितने आपको पढ़ने पड़ते थे टेक्निकल में, कमोबेश सब्जेक्ट आपके वही हैं। आप जाके नोटिफिकेशन एक बार देखना डिटेल में, सब्जेक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर आप इन बैचेज को करियर विल ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हैं या इन बैचेज की तैयारी आप करना चाहते हैं तो करियर विल ऐप पे जेई के बैचेज चल रहे हैं। जेई इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिविल का, सारे बैचेज चल रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले एसएससी जेई के फॉर्म में को नहीं भर सकते। एसएससी जेई के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं भर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आरआरबी जेई या डीएमआरसी जेई और जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप करियर विल ऐप पे इन बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके फोन में करियर विल ऐप होना चाहिए। ये ऐप आपके फोन में होना चाहिए। और अगर ये फोन आपने ये ऐप आपने डाउनलोड कर लिया तो ऐप खोलने के बाद आप सबसे नीचे ऐप पे एक लाइव क्लास का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम के सेक्शन दिखेंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग, रेलवे। थोड़ा और दाएं सरकाते जाओगे आप तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का, उस पर क्लिक करना आप। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी जेईई और आईटीआई के बैचेज चल रहे हैं बैचेज आपको दिख जाएंगे। ये सारे बैचेज आपको वहां पे दिख जाएंगे। इन बैचेज के अलावा एएलपी और टेक्नीशियन के बैचेज भी चल रहे हैं, आईटीआई के ट्रेड के बैचेज भी चल रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैचेज भी चल रहे हैं। जो बच्चा एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देना चाहता है, अगर वो मैकेनिकल ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, तो वो उस एग्जाम को दे सकता है। सिविल ब्रांच के बच्चे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में नॉर्मली नहीं जा सकते अपनी ट्रेड के बेसिस पे। वैसे 10+2 अगर पीसीएम से किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है, बट अगर हम डिप्लोमा और बीटेक के बेसिस पे बात करें तो सिविल ब्रांच का बच्चा नॉर्मली नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ये सारे बच्चे जा सकते हैं। तो आपको जो बैचेज चल रहे हैं, जेई सिविल का बैच स्टार्ट है। ये बैच जो स्टार्ट हुआ था सिविल ब्रांच का, ये स्टार्ट हुआ था मई महीने में और बैच चल रहा है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि सर बैच 1-2 महीने पुराना हो गया है। आप जब से वैलिडिटी लोगे, जब से एडमिशन लोगे, तब से आपको इस बैच में वैलिडिटी मिलेगी। इस बैच को आप जब से ज्वाइन करोगे आपको तब से वैलिडिटी मिलेगी। ये वैलिडिटी लास्ट में मैं बढ़वा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचेज जून में स्टार्ट हुए, करीब 25 जून के आसपास। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचेज जून में स्टार्ट हुए, 25 जून के आसपास। आप इन बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेज को ज्वाइन करके आप एसएससी जेई की तैयारी तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आरआरबी जेई को भी आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, या और कोई जेई का एग्जाम हो आप उसको भी दे सकते हैं। तो अगर आप
आप जेई इलेक्ट्रिकल का बैच लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, मैकेनिकल का लेते हैं तो मैकेनिकल के सारे एग्जाम, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे एग्जाम, और सिविल के लेते हैं तो सिविल के जितने भी एग्जाम है या एसएससी जेई जो है वो कवर हो जाएगा। अगर सिविल का बैच 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि वैलिडिटी सर 2 महीना हमारी कम हो जाएगी। वैलिडिटी आपको पूरे 1 साल की मिलेगी, जितने टाइम की वैलिडिटी है। अगर आप लेट लेते हैं तो बाद में वो वैलिडिटी बढ़वा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बैच की इंफॉर्मेशन थी, और अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जहां तक एज वगैरह की बात है तो एज जो है सीपीडब्ल्यूडी के लिए 32 साल है, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज, और बाकी और जितने डिपार्टमेंट हैं उसके लिए 30 साल एज है। तो अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 32 होनी चाहिए अधिकतम, और बाकी और जितने भी डिपार्टमेंट हैं एसएससी जेई के थ्रू जो आप फॉर्म भरोगे उसमें 30 साल है। ये जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप जिस कैटेगरी में हो उसके हिसाब से उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और अगर बैच से रिलेटेड कोई और क्वेरी आपको है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा। आप बेहतर है फोन नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम आपका अक्टूबर में कभी भी हो सकता है। अब हो सकता है अक्टूबर में हो सकता है कई बार खींच भी देता 2-3-4 महीने, ठीक है। जरूरी नहीं कि अक्टूबर में एग्जाम हो ही जाएगा, मगर हम लापरवाही क्यों ही करें, हम यही मान के चलेंगे एग्जाम अक्टूबर में है, होगा। अब 2-3 महीने 4 महीने डिले हो गया तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और अगर एग्जाम अक्टूबर में हो गया तो भी आपके पास जुलाई मान लीजिए खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, और मान लीजिए अक्टूबर लास्ट में एग्जाम हो रहा है, 3 महीने का टाइम आपके पास है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले कर रखी है, 2-4 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो आपके पास 3 महीने का टाइम उतना ठीक ठाक टाइम है कि आप पढ़ करके पेपर दे सकते हो। हाँ, अगर कोई बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए 3 महीने का टाइम थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बार आप एडमिशन लेके पढ़ोगे तो एसएससी जेई का एग्जाम दोगे, उसके बाद जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम दोगे, या मेट्रो में वैकेंसी आती है, अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आती है, उन सारे एग्जाम को आप देते रहोगे। तो जब भी बैच आप ज्वाइन करोगे आपको वैलिडिटी तब से मिलेगी। और लेट कभी नहीं होता है बैच ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप आज बैच नहीं ज्वाइन करोगे तो कल ज्वाइन करोगे फिर लेट होगा। तो बेहतर है कि जितना जल्दी बैच ज्वाइन करिए उतना जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। 3-4 महीने का टाइम आपके पास है, 3 महीने का टाइम है एसएससी जेई के लिए, और 3 महीने का टाइम ठीक ठाक टाइम है। अगर आपने 1-8 साल पहले तैयारी की है, या आपने ऑफलाइन कोचिंग में पहले कुछ पढ़ रखा है, और अगर मान लीजिए फ्रेश तैयारी भी आप करना चाहते हो तो 3 महीने में जितना पढ़ सकते हो इसको पढ़ करके पेपर दो। मान लीजिए आधे सब्जेक्ट पढ़ पाए या 3-4 सब्जेक्ट पढ़ पाए, उसको पढ़ करके पेपर दो। उसके बाद आरआरबी जेई वगैरह के जो एग्जाम होंगे उनको आप देना। एग्जाम देना स्टार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सोचोगे कि बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो जाएगी तब जाकर के हम एग्जाम देंगे, तो ये नौबत कभी आती ही नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो जाए। हाँ, ठीक ठाक तैयारी होने के बाद पेपर देना स्टार्ट कर दो। फिर पेपर देते हो तो आपको पता चलता है पैटर्न कैसा है, किस टाइप के सवाल आते हैं, फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी को मॉडिफाई करते हो। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो। और अगर आप चाहो तो आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई, उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल से, या प्रोडक्शन वगैरह से, तो ठीक है। तो ये जानकारी थी एसएससी जेई की। देखो, एसएससी जेई का ऐसा एग्जाम है जो लगभग इसका नोटिफिकेशन हर साल आ ही जाता है। जो कई बार स्टेट की वैकेंसीज होती हैं, कई बार आती हैं, कई बार नहीं आती। बट जो एसएससी है या यूपीएससी है, ये सीटें जरूर कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर नोटिफिकेशन या वैकेंसी इनकी हर साल आती है। तो आप अगर इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो लगभग ये सर्टेनिटी तो रहती है कि हाँ एग्जाम होगा। तो अभी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पूरा दम लगा करके मेहनत करनी है और अपने लिए एक सीट हासिल करनी है। केंद्र सरकार में ग्रुप बी की नौकरी आपको मिलती है अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, या सीपीडब्ल्यूडी में ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये बेहतरीन और एक तरीके से रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये केंद्र सरकार की नौकरी से बेहतर और कोई नौकरी आपके लिए है नहीं। करने को तो आप किसी और भी एग्जाम की, नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, मगर जो पढ़ाई आपने की है अगर उसी से रिलेटेड जॉब मिलती है तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो आपको पूरा दम लगाना चाहिए इस वैकेंसी के लिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।